हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं एफआर ऑटोमेशन। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर नेम प्लेट डिटेल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, इंडस्ट्रीज में जो भी ट्रांसफार्मर रहते हैं उनके ऊपर एक नेम प्लेट लगी होती है। इस नेम प्लेट पर जो कुछ भी लिखा होता है उसके बारे में ये पूरा वीडियो होगा। इसमें एक एक चीज़ को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों है ऐसा। ठीक, तो ये दोस्तों, ये ऐसा कि आपने नेम प्लेट देखा ही होगा। इसमें जो है मोस्टली सारी डिटेल्स अवेलेबल रहती हैं। तो मैंने क्या किया है कि इसको दो पार्ट में बांट लिया है। ये पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट ये है। इसमें देखिए क्या क्या है। एक तो ये स्टैंडर्ड है, इसमें अभी इसके बारे में बात करेंगे आगे। पहले जो सिंपल चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है केवीए। आप जानते ही होंगे कि ये ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग है कि कितना केवीए का है। तो ये हमारा ये है ट्रांसफार्मर। ये इसका मेक है, यानी ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी है, आप जानते होंगे। इसका मेक है। ये कहाँ बना हुआ ये हो गया। और केवीए जो है इसकी रेटिंग है, यानी कि 1600 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है। यानी कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 1600 आना चाहिए। ठीक है। तो ये वोल्टेज एट नो लोड, यानी कि हाई वोल्टेज साइड में, यानी कि प्राइमरी साइड में ये वोल्टेज जो है वो कितना है, 22,000 वोल्ट, मतलब कि 22 केवी का ये ट्रांसफार्मर है। और सेकेंडरी में आपको मिलेगा 433 वोल्ट, यानी कि लो वोल्टेज ये हो गया 433 वोल्ट। और हाई वोल्टेज साइड में करंट कितनी होगी दोस्तों, मैक्सिमम 41.99। और लोअर वोल्टेज साइड में कितना आपको एम्पियर मिलेगा, 2133। ये एम्पियर इसकी रेटिंग है। ऐसा नहीं कि इतनी करंट फ्लो करती रहेगी हमेशा। ये इसका मैक्सिमम करंट है, जितना तक ये ट्रांसफार्मर आपका लोड ले सकता है। इस करंट तक वो लोड ले सकता है, इसके ऊपर लोड नहीं ले सकता। ये देखिए, प्राइमरी का 3 फेज है और सेकेंडरी भी इसका एचवी भी 3 फेज है और सेकेंडरी भी 3 फेज है। ठीक, ये इसका ड्राइंग नंबर है, यानी कि इस रेटिंग प्लेट ये जो लगी है इसका ड्राइंग नंबर जो है वो कंपनी के लिए होता है। मोस्टली हमारे यूज़र के लिए किसी खास काम का है नहीं ये। और ये मेकर सीरियल नंबर है, यानी इस ट्रांसफार्मर का हर प्रोडक्ट का एक सीरियल नंबर होता है। मैन्युफैक्चरर उसमें एक सीरियल नंबर डालता है ताकि उससे उसकी डिटेल जो है वो निकाली जा सके, बाद में ट्रैक की जा सके। तो ये उसका सीरियल नंबर हो गया। ये देख दोस्तों, ये काम की चीज़ है। मैक्सिमम टोटल लॉसेस एट 50% रेटेड लोड, W मतलब वाट। इसमें ये लिखा है कि 50% लोड पे इस ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम लॉसेस कितने होंगे। तो वो यहाँ पे है 4.4 किलोवाट, यानी कि 4410 वाट में लिखा हुआ है। ऐसे ही 100% पे कितना लॉसेस होगा, ये लगभग 12,390 वाट, यानी 12 किलोवाट के आसपास ये पावर लॉस करेगा फुल लोड पे अगर आप इसको चलाते हैं। तो इतना वोल्टेज ये कंटिन्यूसली लॉस करता रहेगा। ठीक है। अब 24 घंटे में निकालेंगे तो आपको 12 × 24 करेंगे, जितना आएगा उतना यूनिट ये लॉस कर देगा। ठीक, इसी हिसाब से ये पता चलता है कि ये जो है ट्रांसफार्मर आपका, इसका एनर्जी एफिशिएंसी क्या है। यानी कि आपने देखा होगा आपके फ्रिज के ऊपर कभी कभी लिखा होता है 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो इन स्टार्स का मतलब यही होता है कि उसमें जो है वो एनर्जी लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं, तो यहाँ पर कंजम्पशन आपका कम होता है। चलिए, ये इसका यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड, ये इस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इसके ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी लेवल, यहाँ पे लेवल 1 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। खाली ये जो इजी चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं कि ये ऑयल का वेट कितना है, ये लिखा है। इसमें टोटल वेट कितना है, ये सब लिखा है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। ऑयल का वॉल्यूम कितना है, इतना लीटर इसमें ऑयल लगता है। जब आप कभी फिल्ट्रेशन करेंगे तो शायद आपको फिल्ट्रेशन वाला जो मशीन होगा वो आपसे, वेंडर आपसे पूछ सकता है कि कितना लीटर ऑयल इसमें है। ये कब मैन्युफैक्चरर हुआ है वो डेट है। ये फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा वो डेट है। ये जो है टैप्स फॉर एचवी वेरिएशन, इसके बारे में आगे बात करेंगे। टैपिंग पे लिखा है OLTC, इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए, तो ये ऊपर का जो पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट हो गया। ठीक है। ये बाकी का ये दूसरे दोस्तों, ये जो है वो दूसरा पार्ट है। तो एक एक करके इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके ऊपर हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे ऊपर क्या लिखा था, यहाँ पे आपने देखा था ये BIS सर्टिफिकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 820 करके ये। तो ये दोस्तों, ये कोड क्या है कि हमें जो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड एजेंसी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ये इनको एक सर्टिफिकेशन, एक नंबर देती है कि ये मैन्युफैक्चरर को कि आप जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो ISI सर्टिफाइड है, आप जो है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड में, जो इस स्टैंडर्ड में आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या गाइडलाइन दी हुई हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए इस प्रोडक्ट को, यानी कि ट्रांसफार्मर को
मैन्युफैक्चर करते समय। तो इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखा है, वो आगे हम देखेंगे। तो उसके आगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ था एनर्जी एफिशिएंसी लेवल। लेवल 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है टेबल है कि मैक्सिमम पावर लॉस कितना होगा। ये 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 200 केवीए तक के लिए 11 केवी क्लास, यानी वोल्टेज तो 11 केवी है लेकिन रेटिंग कम है, यानी केवीए कम है। 200 केवीए के लिए ये दिया हुआ है एनर्जी एफिशिएंसी लेवल। यहाँ पे 3 एनर्जी एफिशिएंसी लेवल हैं। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि लेवल 1 में लॉसेस सपोज 100% पे हम लोग देख रहे हैं तो 2700 वाट ये लॉस करेगा, ठीक। लेकिन लेवल 2 में देखिए 2300 वाट है, यहाँ पे लॉसेस कम होते जा रहे हैं। ये देखिए लेवल 3 यानी कि और अच्छा प्रोडक्ट है आपका 2100 वाट, यानी कि और कम लॉसेस हो गए, ठीक है। तो ये लॉसेस को डिफाइन करता है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी लेवल। तो हम आपके उसमें प्रोडक्ट के ऊपर, आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर जो लेवल लिखा है उसमें उससे आप मैच कर सकते हैं कि जो आपका जो भी लॉसेस होगा वो इससे कम होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि इतना होना चाहिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे 11 केवी क्लास के लिए 2500 केवी तक के ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पे लॉसेस दिए हुए हैं। लेवल 1 में है आपका 20 किलोवाट, लेवल 2 में 18500 किलोवाट, लेवल 3 में 17500 वाट, यानी कि 17.5 किलोवाट हो गया। तो इससे ज़्यादा जो है वो लॉसेस नहीं होने चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड कहता है। तो मैन्युफैक्चरर को इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें डिज़ाइन करना पड़ता है ट्रांसफार्मर को। तो ये लेवल 1 आपको ये बताता है कि इसमें लॉसेस मैक्सिमम कितना होगा। इसी तरह से अगर आप 22 केवी और 33 केवी के लिए बात करें तो उसके लिए भी इसी टेबल वही है, बस इसमें यह है कि जो इसमें लिखा हुआ था उससे 5% और एडिशनल छूट मिल जाती है। कि जैसे वहाँ पे लिखा था 2000 वाट, तो यहाँ पे इसमें 5% आप और जोड़ दो, यानी कि 5% अगर निकालते हैं सपोज तो 21000 वाट, यानी कि 20 का 21 हो जाएगा। ऐसे ही इसका सबका 5% आप निकाल सकते हैं। और 30 यहाँ पे सिंगल फेज के लिए 7.5% की इसमें छूट है, यानी इसमें 7.5% और ऐड कर देंगे तो जो लॉसेस निकल के आएंगे उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसे तीनों में आपको ऐसे ही ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी लेवल जो है वो अलग अलग केवी और अलग अलग केवीए के हिसाब से इस टेबल के अकॉर्डिंगली वो रहेगा। तो ये टेबल आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं BIS की साइट पे जाके, मैंने भी वहीं से किया है। तो एनर्जी लेवल 1 के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि ये बताता है कि लॉसेस कितने होंगे आपके ट्रांसफार्मर में। चलिए यहाँ पे उसके लेवल 1 के बाद यहाँ पे दोस्तों लिखा होता है इम्पीडेंस वोल्टेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5.98%। तो ये इम्पीडेंस वोल्टेज क्या होता है, ये जो है वो दोस्तों क्या है कि हम ट्रांसफार्मर जब फैक्ट्री से में डिजाइन हो जाता है उसके बाद जो है जब उसकी टेस्टिंग होती है तो उसकी सेकेंडरी को जो है वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी को यानी कि लो वोल्टेज वाली साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और प्राइमरी साइड में एक 0 से लेके वोल्टेज बढ़ाना चालू करते हैं। फिर देखते हैं कि कितना परसेंटेज वोल्टेज देने के बाद सेकेंडरी का जो करंट है वो 100% हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझ लेंगे कि देखिए सेकेंडरी का जो ये करंट है वो 2133.4 एम्पियर है। तो 2133.4 एम्पियर कितना वोल्टेज अप्लाई करने पे, यानी प्राइमरी साइड में कितना वोल्टेज अप्लाई करने पे आता है, ये जो वोल्टेज आया ये जो है उसका परसेंटेज इम्पीडेंस जो है वो होगा, ठीक है। तो मैंने हमारे ट्रांसफार्मर में लिखा था 5.98%। तो इससे 5.98% आप निकालेंगे प्राइमरी का तो आपको मालूम चलेगा कि 1315 यानी कि 1.3 केवी वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी में 100% करंट जो है वो फ्लो करेगी। तो ये इसकी शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो टेस्ट होता है। तो ये लेवल जो है वो ये बताता है कि ये वोल्टेज कितना परसेंट होगा, ठीक। चलिए उसके बाद आता है ये वेक्टर डायग्राम। यहाँ पे आपने देखा था लिखा था DYN11। तो यहाँ ऐसा एक डायग्राम भी साथ में बना हुआ था दोस्तों, ठीक। तो देखिए पहले DYN समझ लेते हैं। पहले तो ये समझ लो कि जो कैपिटल लेटर में लिखा है जो कुछ वो प्राइमरी साइड को बताता है और जो स्मॉल लेटर में लिखा है वो सब सेकेंडरी साइड को बताता है। तो प्राइमरी साइड में सिर्फ लिखा है डी, यानी प्राइमरी जो है वो हमारा D फॉर होता है डेल्टा,
और ये हो स्टार हो गया, सेकेंडरी साइड में है हमारा स्टार है और साथ में न्यूट्रल है, और 11 मतलब कि 30 डिग्री का लीड है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग से 30 डिग्री लीड करेगा। ठीक, तो 11 का मतलब ये जो घड़ी का कांटा होता है, घड़ी में आप देखते हैं जब 11 बजता है तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो 11, 12, 1, 2, 3 ऐसे आप निकालेंगे तो जो है ये 30 डिग्री का घूम के ऐसे ही ये इससे कोडेड है। ठीक, यानी 11 का मतलब हो गया ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। 12 और 11 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में, ये कनेक्शन ये दिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो जनरेशन जहाँ पे हो रहा है, तो पावर जहाँ से आ रही है वहाँ पे क्या होता है कि इसका अपोजिट रहता है, वहाँ पे 30 डिग्री लैगिंग रहता है प्राइमरी सेकेंडरी। तो 30 डिग्री वहाँ पे लैगिंग रहता है, यहाँ पे आके हम उसको 30 डिग्री लीडिंग कर लेते हैं। तो जो सोर्स की साइड में जो भी फेज एंगल होगा वही हमारे लोड को भी मिल जाएगा, यानी कि लोड और सोर्स दोनों का फेज एंगल जो है वो मैच कर जाता है। इसलिए ये 30 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है वो हम यूज करते हैं। वैसे और भी एंगल वाले ट्रांसफार्मर बनते हैं, इस 11 का जो है वो एडवांटेज ये है। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड हार्मोनिक्स जो जनरेट होते हैं सिंगल फेज लोड में, यानी जैसे कि आपका यूपीएस है, कंप्यूटर है, पावर सप्लाई है सिंगल फेज वाली, तो वो क्या है, वो थर्ड हार्मोनिक्स क्रिएट करती है। उसको भी ये एक तरह से फेज शिफ्टिंग के थ्रू जो है वो हार्मोनिक्स को प्राइमरी साइड में जाने से रोकता है। तो ठीक है, तो ये जो सोर्स में हार्मोनिक्स को जाने से भी कंट्रोल करता है, ये इसका एडवांटेज है 30 डिग्री फेज शिफ्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा था कूलिंग, टाइप ऑफ कूलिंग जो लिखा था ONAN। तो ONAN का मतलब क्या है, सबसे पहला जो लेटर है O, उसका मतलब कि O मतलब होता है मिनरल या फिर सिंथेटिक ऑयल जिसका फ्लैश पॉइंट 300 डिग्री से कम हो। अगर यहाँ पे O की जगह पे K लिखा होता तो इसका मतलब ये होता मिनरल या फिर सिंथेटिक ऑयल जिसका कि फ्लैश पॉइंट 300 डिग्री से ज़्यादा है। फ्लैश पॉइंट का मतलब यह है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पे ये ऑयल जो है वो फ्लैश कर जाएगा, इसमें आग पकड़ लेगा। ठीक, अगर उसमें L लिखा है तो उसका जो है ये फ्लैश पॉइंट जो है वो अनमेजरेबल नहीं होता, अननोन रहता है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड लेटर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ N, O के बाद जो N लिखा है उस N का मतलब है सर्कुलेशन मेथड ऑफ मीडिया 1, यानी कि जो भी यहाँ पे मीडिया 1 था यानी मिनरल ऑयल था जो भी था उसका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। F हो, अगर वहाँ पे F लिखा है तो फोर्स्ड, N लिखा है तो नेचुरल हो रहा है, मतलब कि नेचुरली सर्कुलेट हो रहा है, यानी जो भी चीज़ गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर से ठंडी होकर वापस से, जो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में रेडिएटर्स रहते हैं उसके थ्रू जो है वो सर्कुलेट होकर वापस से नीचे आएगी और एयर के कांटेक्ट में आएगा वो ऑयल उन रेडिएटर्स के थ्रू और उसी को नेचुरली वो उसको ठंडा करेगा, यानी कि कुल मिला के एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से वो ठंडा होगा। उसको कहते हैं नेचुरल। जैसे कि हमारा नॉर्मल पानी ठंडा रख देते हैं, कोई भी चीज़ ठंडी होने के लिए हवा से ठंडी हो जाती है, जैसे कि गर्म दूध को ठंडा करने के लिए रख देते हैं, वैसे ही समझ लो। और दोस्तों तीसरा लेटर जो है वो ए का मतलब क्या है, ए मतलब एयर, W है मतलब वाटर। ठीक, अगर ए है तो एयर कूल्ड है, W है तो वाटर कूल्ड होगा। ठीक है, और फोर्थ लेटर बताता है कि जो एयर या वाटर जो भी है उसको सर्कुलेट होने का मेथड क्या है। F मतलब फोर्स मतलब उसमें कोई पंप लगा होगा, मोटर लगी होगी या फिर फैन लगा होगा। N है मतलब कि नेचुरल है, मतलब कुछ नहीं लगा होगा, बस एयर अपने ऑटोमेटिक जो भी सर्कुलेशन अपने आप होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से, उससे ही वो कूलिंग होगी। ठीक है, तो मोस्टली डिज़ाइन जो है वो इतना अच्छा किया जाता है कि फोर्स की ज़रूरत ना पड़े, फिर भी लोग कभी कभी फैन लगाना भी पड़ जाता है। अगर आपका ट्रांसफार्मर ज़्यादा ओवरलोडेड चल रहा है तो कभी कभी बाहर से एक फ़ैन लगा देते हैं सेफ्टी के लिए। चलिए दोस्तों, ये अब सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसमें ये लिखा हुआ था कि टैप्स फॉर HV वेरिएशन। ठीक है, इन मतलब हो गया इनपुट साइड में 1.25 स्टेप्स, इसका 1.25% स्टेप्स। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे चेंज ओवर स्विच, उसके अंदर जो चेंज ओवर स्विच है उसमें 1 से लेकर 17 स्टेप हैं। ठीक है, तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने पे कितना चेंज होगा वोल्टेज में,
वो होगा 1.25%। यानी कि सपोज आप यहाँ पे टैप नंबर, यहाँ पे आप 0 पे टैपिंग पे हैं और आपका वोल्टेज है 22,000 वोल्ट पे आप हैं, ठीक। तो अगर आप यहाँ से 13 से 14 पे जाएंगे तो आपको इसका 1.25% यानी कि 275 निकल के आएगा। उसको ऐड करेंगे तो 22,275। तो 22,275 यहाँ पे देखिए आपको मिल गया। यानी कि एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आपको हमेशा 1.25% ऐड होके मिलेगा। ऐसे ही करते जाएंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इधर भी, और ऐसे इधर से आपको कम करते जाना है। सेम परसेंटेज 1.25% इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो 1.25% का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने पे वोल्टेज लेवल कितना चेंज होगा इसमें, वो 1.25%। और देखिए इसमें टैपिंग अवेलेबल कितनी है, यहाँ माइनस में -12.5% से लेके प्लस में 7.5%। माइनस 12.5 का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे देखिए ये 0 है, यहाँ से आप ये -1.25 -2.5 देखो 1.25 जो लिखा था ना उसी का मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है। तो माइनस यानी कि 19,250 वोल्ट। यानी कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो, अगर आप प्राइमरी में 19,250 वोल्ट भी आ रहा है तो भी आप उससे ये वोल्टेज पा सकते हैं। सेकेंडरी का वोल्टेज आप उतना ही रख सकते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में आप जो देखिए दोस्तों, वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है कि ये सेकेंडरी वोल्टेज को रेगुलेट कर लेगा, वो है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये तब कर पाएगा जब आपकी इसकी टाइपिंग को चेंज करेंगे, चाहे मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक हो, जो भी है। अगर मैनुअल है तो आपको मैनुअली ये टैप चेंज करना पड़ेगा, उसमें एक हैंडल रहता है रोटेट करने का, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जो ग्रिड से वोल्टेज आ रहा है वो कितना आता है एक्चुअल में, उसके हिसाब से आपको टैप सेलेक्ट करना होता है। तो आपका वोल्टेज अगर सपोज 22 kV की जगह 20 kV आ रहा है तो आप 20 kV वाली टाइपिंग पे सेम वोल्टेज जोड़ दीजिए तो आपको आउटपुट में 433 मिल जाएगा, ठीक। थोड़ी सी करंट रेटिंग चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टैप चेंजर जो है यहाँ पे दोस्तों, ये लिखा हुआ है OLTC। इसका मतलब क्या होता है कि OLTC मतलब हो गया कि ऑनलाइन टैप चेंजर। तो इसकी जगह पे इतने सारे नाम हैं। देखिए दो तरह के टैप चेंजर होते हैं। एक होता है ऑनलाइन, जिसमें कि पावर रहते हुए आप चेंज ओवर कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑफलाइन, यानी कि जिसमें आपको चेंज ओवर करने के लिए, यानी कि टैप चेंज करने के लिए आपको पहले पावर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये गलत कर दिया, सपोज आपका ट्रांसफार्मर ऑफलाइन वाला है, ऑफ लोड है, और आपने उसको ऑनलाइन चेंज ओवर किया तो आपका ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो जाएगा 100%, ठीक। तो कभी भी चेंज ओवर करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका ट्रांसफार्मर कौन सा है, पावर ऑन में चेंज ओवर करने वाला है या फिर पावर ऑफ करके चेंज ओवर करने वाला है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हो सकता है। NLTC यानी कि नो लोड टैप चेंजर, OCTC यानी कि ऑफ सर्किट टैप चेंजर, DETC मतलब कि डी एनर्जाइज टैप चेंजर। कुछ भी इसमें से, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि ये ऑफलाइन वाला चेंज ओवर है। आपको पावर ऑफ करना है, फिर टैप चेंज करना है, फिर पावर ऑन करना है, ठीक। अगर लिखा है OLTC या फिर OCTC, OLTC मतलब ऑन लोड टैप चेंजर या फिर ऑन सर्किट टैप चेंजर, इसमें से कुछ लिखा है तो आप पावर ऑन रहते हुए भी उस टैप को चेंज कर सकते हैं। टैप चेंज ओवर से क्या होता है, ये देखिए यही है ना, ये जो दिख रहा है ना टैपिंग, ये टैपिंग जो है वो चेंज हो जाती है। आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको 433 जो भी लाना है उसके लिए हम लोग टैप चेंज करते हैं। और टैप जो है वो मोस्टली प्राइमरी साइड में ही रहता है, ठीक है। ये देखिए ये इसका कनेक्शन डायग्राम है, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये किस टैप पे कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ ही गए हैं। ये देखिए ये सेकेंडरी का डायग्राम है। यहाँ पे 2 न्यूट्रल है। मोस्टली एक न्यूट्रल को जो है हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। सॉलिड ग्राउंडिंग भी कई तरीके से होती है, वो एक अलग ही टॉपिक है। मोस्टली सॉलिडली ग्राउंडेड होता है हमारा अर्थिंग। न्यूट्रल जो है वो सॉलिडली ग्राउंडेड होता है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी में एक जो है एक CT लगा हुआ है। ये CT का क्या काम है, ये जो है वाइंडिंग टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए आपने देखा होगा WTI ऐसा एक इंडिकेटर होता है। उसके अंदर एक छोटा सा जो है वो हीटर लगाते हैं, ये रेजिस्टेंस लगाते हैं वायर बाउंड,
इस सीटी को उस रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जितना इस सेकेंडरी साइड में जो भी जितना भी करंट आएगा, इसका रेशियो क्या देखिए 2133 जो भी हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का करंट रेटिंग था बाई 2 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम 2 एम्पियर ये देगा। तो ये 2 एम्पियर से हम लोग जो है वो दोस्तों हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा के उसको हीट करते हैं, यानी हीट में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक आगे जो है वो एक सेंसिंग बल्ब लगा के उस हीट को के हिसाब से वो उसको मेज़र कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, इस वाइंडिंग टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए एक थर्मल इमेज क्रिएट करते हैं जो कि इस सीटी के थ्रू किया जाता है। इस सीटी से वो हमारा रेजिस्टेंस गर्म होता है, फिर उस हीट को हम सेंसिंग बल्ब से मेज़र कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंगली वो टेम्परेचर आपको डिस्प्ले करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अलार्म और ट्रिप सर्किट हमारा काम करता है। तो ये जो सीटी लगा है इसका डिटेल यहाँ पे नीचे ये दिया हुआ है, इसका रेशियो क्या है, इसका पावर क्या है, ये इसका क्लास क्या है, ठीक है। तो ये सीटी का जो है यूज आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड जो लिखे जो हमने छोड़ दिया था पहले, ठीक है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो जिस स्टैंडर्ड पे बना है उसका नाम है ये IS 1180 पार्ट 1 2014 में ये अमेंडमेंट हुआ है नंबर 4। तो ट्रांसफार्मर जो एजेंसी है हमारा जो BIS वो कुछ स्टैंडर्ड लिख के दे देता है कि आप जो है वो इसमें इसको कैसे डिजाइन करेंगे वो डिफाइन करके स्टैंडर्ड देता है, ताकि हर एक मैन्युफैक्चरर जो है वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाए, यूज़र के लिए जो है वो आसान हो खरीदना, वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सके। ऐसा नहीं कोई मोनोपोली ना क्रिएट कर ले अपना स्पेशल बना के, ठीक है ना। इसलिए ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है ताकि यूज़र जो है वो किसी भी कंपनी से अपना खरीद सके ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो ये जो स्टैंडर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए अप्लीकेबल है। हम लोग जो यूज करते हैं यानी 33 kV तक का जो भी हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो जो है दोस्तों 2500 kVA तक ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका ये जो आप उसमें जो ऑयल यूज कर रहे हैं उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज लेवल क्या होना चाहिए, तो कितने केवी उसका सप्लाई वोल्टेज है, ये है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो आपको जो उसमें ऑयल यूज हो रहा है ये DT मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ये डिफाइन किया गया है, आपको ये फॉलो करना है। यानी 33 kV का अगर आपका ट्रांसफार्मर है तो आपको 170 kV जो है आपका ऑयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। ये चार्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, एटलीस्ट इतने पे उनको सैंपल जो है वो टेस्ट होता है तभी वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपका ऑयल जो है वो ये टेस्ट पास करेगा, इससे अच्छा आपको वोल्टेज मिलेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ही वो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। उसी तरह से ये टेम्परेचर राइज भी डिफाइन किया गया है इसमें स्टैंडर्ड में कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो 200 kVA तक का ट्रांसफार्मर है तो आपका ऑयल जो है वो मैक्सिमम उसका टेम्परेचर जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर है उससे 40 डिग्री और ज़्यादा जा सकता है। यानी कि सपोज एम्बिएंट टेम्परेचर आपका जो है वो 40 ही है, 35 है, 40 है, तो वो 80 डिग्री तक मैक्सिमम उसका वाइंडिंग टेम्परेचर जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 100% लोड पे रहते हुए, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए 200 kVA 2500 kVA तक के लिए 45 डिग्री तक छूट है, यानी कि आपका 40 डिग्री एम्बिएंट हो गया तो 45 उसमें ऐड कर दो, यानी कि 85 डिग्री तक टेम्परेचर जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए उस जो भी आपकी कूलिंग है उस कूलिंग पे। ऐसा नहीं कि पंखा लगा के AC लगा के, ठीक। आपने नेचुरल कूलिंग के लिए बनाया है तो नेचुरली कूल करने पे भी वो इससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको साइज ट्रांसफार्मर का बड़ा करना पड़ेगा ताकि उसमें ज़्यादा ऑयल आए और ज़्यादा सर्कुलेशन हो तो जल्दी ठंडा हो जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होगा, बढ़ेगा भी स्लोली और घटेगा भी स्लोली। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर देता है, गाइडलाइन दे देता है, उसके हिसाब से ये मैन्युफैक्चरर जो है वो देखिए वही लॉसेस हैं। हमने पहले भी बात की थी कि लॉसेस इतना नहीं बढ़ना चाहिए, टेबल हमने देखा था अभी पीछे, ठीक है, उसी टेबल की बात हो रही है। चलिए ये भी डिसाइड रहता है, उसमें डिफाइन रहता है कि आपको मटेरियल क्या क्या यूज करना है, कौन कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है। ये उसमें जो कोर बनाते हैं उसमें कौन सा ये कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील है, ठीक। तो उसमें मटेरियल क्या यूज हो रहा है, कौन सा पेपर यूज होगा, कौन सा बेड यूज होगा, कौन सा मिनरल ऑयल होगा,
ये सब उस स्टैंडर्ड में डिफाइन रहता है। तो आपको हर चीज़ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्टैंडर्ड लिख दिया तो जो यूजर है वो समझ जाएगा कि यह इसके हिसाब से बना है, तो इसमें ये सभी होगा। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड जो है वो इस चीज़ों को डिफाइन कर देता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आप मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूंगा उसको आंसर देने का। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए, देखते रहिए फॉर ऑटोमेशन। नमस्कार, थैंक यू।